हरियाणा में दिखी। अब जो ये धमकी है, शंकर सिंह गोस्वामी जो कह रहे हैं, शंकर गोस्वामी जी जो प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, कह रहे हैं ना कि भाई तुमने तो दिल्ली में तो स्पष्ट है, अभी महाराष्ट्र में इनको सीट नहीं दी तो महाराष्ट्र में भी लड़ाएंगे। और इनकी बात में कुछ दम भी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक सीट ये जीत कर भी आ गए, गोवा में भी जीत कर आए थे, वहां भी गए, बहुत अच्छा प्रदर्शन, चंडीगढ़ में ये जीते हैं, इनका मेयर है। इसके अलावा गुजरात में भी इनका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, वहां भी इन्होंने सीटें जीती हैं। तो अब ये महाराष्ट्र में भी जाएंगे, इनको वहां भी सीट चाहिए होगी, फिर ये झारखंड में भी मांगेंगे, फिर ये बिहार में भी मांगेंगे, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, 10 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें हो सकता है ये हकदारी मांगे। और अगर इनको नहीं दी तो दिल्ली में ये एक सीट नहीं देंगे। तो ये गठबंधन आपको एक हरियाणा का झटका इतना बड़ा लगता है कि ये इंडिया गठबंधन को तार तार करने वाला है। जी राजीव जी मेरे से पूछ रहे हैं? जी राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे जोड़ने के लिए। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, मैं सुना था अभी इनको आम आदमी पार्टी को भी और राणा जी को भी, लेकिन मेरा ये कह रहा है इसमें, आम आदमी पार्टी हरियाणा में प्रबल दावेदार थी पहले से। अब कोई भी राजनीतिक दल, चाहे क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, चाहे वो छोटा हो चाहे राष्ट्रीय हो, सब अपने अपने लिए वो काम करते हैं। वो अपने को सत्ता में स्थापित करने के लिए जो है उनका सारा प्रयास होता है। अब बाकी रहा गठबंधन एक उनकी मजबूरी होती है, चाहे वो राष्ट्रीय दलों से हो अथवा वो हो क्षेत्रीय दलों से। अब आम आदमी पार्टी ने आज ही वहां मैं प्रियंका कक्कड़ जी का एक बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि भाई हम तो दिल्ली में अकेले लड़ेंगे, हम कोई गठबंधन में किसी के साथ जाएंगे नहीं। शिवसेना वो सामना जो मुखपत्र है, सामना में आज संजय राउत जी का बयान है कांग्रेस के लिए कि आप उसके अति उसने अहंकार ने या अति उसको आत्मविश्वास ने जो है अति विश्वास के कारण वो चुनाव हारी है वहां पे हरियाणा में। लेकिन चुनाव हरियाणा के चुनाव का ठीक है, इनका गठबंधन है, थोड़े बहुत परसेंटेज जो कटपट चुनाव होते हैं, सब पार्टियां लड़ती है। मैंने कहा ना, सब पार्टियां अपने लिए लड़ती है, कोई कांग्रेस के लिए नहीं लड़ रही आम आदमी पार्टी या कोई दूसरा क्षेत्र इंडियन नेशनल लोकदल हो या जेजेपी हो, भाई अपने आप को स्थापित करने के सब करते हैं अपने हिसाब से, भले वो नुकसान उन्हीं के मित्र दलों को हो जाए। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो वहां पे हरियाणा में जो स्थानीय नेतृत्व था कांग्रेस का, उसने समझदारी नहीं दिखाई। 2, 3, 4 सीट यदि माना आम आदमी पार्टी को दे देते तो हो सकता है उतने परसेंट, जितना परसेंट वोट आम आदमी पार्टी को मिला वो उतने में वो 2, 3, 4 सीटों में से एक आध शायद जीते या नहीं जीतते, लेकिन कांग्रेस के 5-4 लोग जीत जाते। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब इन लोगों का अहंकार कहिए या आपने 3 कहा, हमारे पास ठोस सूचना है 5 तक कांग्रेस देने को तैयार हो गई थी और 1 6 और बढ़ाने को तैयार थी। अच्छा। ये 10 मांग रहे थे, 9 और 7 तक ये भी आ गए थे। अब हाँ, एक सीट पर बात हो रही थी, लेकिन इस बीच अगर आप शंकर गोस्वामी जी को भी ले लेंगे स्क्रीन पर, सभी लोगों को, तो वो भी सुन ले। बेहतर है कि अनिल जी उनको भी ले लीजिए स्क्रीन पर, क्योंकि उनसे संबंधित बात हो रही है। मेरे पास ठोस सूचना है और शंकर गोस्वामी जी इसकी तस्दीक करेंगे, ये सहमति बन गई थी। इनके जो सांसद थे ये सहमति के टेबल पर रोज बात कर रहे थे, लेकिन इस बीच इनके राज्य की इकाई के प्रदेश अध्यक्ष जी ने बातचीत करनी शुरू कर दी और इनको बीजेपी ने अपने बागी दिखाए। ये दिखाया कि बड़े पैमाने पर हमारे बागी जो 8,000, 7,000, 9,000 वोट ला सकते हैं या जीत सकते हैं, वो आ जाएंगे। प्लांटेड बागी भेजे, जिसका हमने उस दिन लाइव बातचीत करी। हमने ये भी बातचीत करी कि ये चुनाव जो पूरी गोदी मीडिया जो भय दिखा रही है, वो क्यों दिखा रही है, क्यों राष्ट्रपति शासन लगा रही है सुबह से लेकर रात तक। और उसके बाद जो अचानक जमानत हुई, उस जमानत के होने में मैं माननीय कोर्ट के जमानत के विवेक पर प्रश्न नहीं कर रहा हूं, लेकिन सरकार के वकील अचानक कभी कमजोर दलील दे देते हैं जिससे जमानत मिल जाती है। आप जानते हैं, आप तो पुलिस के बड़े अधिकारी रहे, सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, और पुलिस के वकील भी, ईडी के, सीबीआई के वकील उस दिन की जो पोजीशन देते हैं उसके आधार पर कई बार उसी बात पर जमानत नहीं मिलती, अचानक जमानत मिल जाती है। चाहे वो जम्मू कश्मीर में जो सांसद जेल से चुनाव जीते हैं इंजीनियर साहब, उनकी जमानत का बात हो चुनाव के दौरान, ताकि वो घाटी में अपने प्रत्याशी लड़ा सके, वोट कर सके। और चाहे अरविंद केजरीवाल की जमानत की बात हो, जब तय हो गया तो ये तमाम चीजें कोरिलेटेड हैं। ये तैयार थे, 6 और 7 सीट तक तैयारी थी।
लेकिन 9 सीट ये मांग रहे थे, 9 से 7 तक ये भी आ गए थे। 7 और 5 के बीच चल रही थी, 6 में बात बन जानी थी। जब बात बननी थी तब तक प्रत्याशी भी भेज दिए, बाद में वो बाकी पता नहीं कहां चले गए। वो तमाम चीजें हो गई, केजरीवाल जी को जमानत मिल गई, और ये जो संख्या हो गई, ये लगभग सारी सीटों पर चुनाव लड़ गए, एक सीट को छोड़कर। जी कंटिन्यू। जी मैं वो आपकी बिल्कुल सही बात है, वो मेरे संज्ञान में भी है, मैं सब ये, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो है, ये सारा इसका आप खाली आम आदमी पार्टी को ही इसमें दोषी नहीं मान सकते भाई। जब आपने देख लिया कि वो बेल से बाहर आ गए हैं, वो क्या वो राम रहीम जी आ गए हैं, उनके वहां तो हरियाणा में राम की भी कृपा, रहीम की कृपा इकट्ठी हो गई। तो जब अब वो तो केजरीवाल जी तो चलो वो तो पॉलिटिकल आदमी है, वो इंजीनियर रशीद का भी बेल आउट होना ये कोई साधारण मतलब न्याय का वो ऐसा तो है नहीं भाई। बिना सरकार का जो वकील है सरकार की तरफ से जो वहां पे प्रेजेंट होते हैं, जो विरोध करते हैं बेल करने बाहर निकालने का, तो वो क्या प्ली वहां पे लेते हैं, वहां चुपचाप होते हैं या प्रबल विरोध करते हैं, उस हिसाब से कोर्ट भी तो बाध्य है ना। अगर आप अगर सरकार को आपत्ति नहीं है तो कोर्ट कैसे उसमें मना कर देगा। बहुत मतलब अपवाद स्वरूप होते हैं ऐसे मामले, जब जो है कोर्ट जो है इनकी बातों को नहीं मानते। वैसे अधिकतर तो सरकार के रिकमेंडेशन या सरकार जो पक्ष होता है उसको ज्यादा सुनता है, उसको ज्यादा महत्व मिलता है। पर ये कहीं ना कहीं कांग्रेस जब ये सब चीज देख रही थी तो इनको आम आदमी पार्टी के साथ में बैठ के बिल्कुल एकदम लिंगर और नहीं करना चाहता, फाइनल करना चाहिए। तुम ठीक है 10 नहीं देते, तुम 5 पकड़ लो, लेकिन भाजपा के पास मत जाओ, भाजपा के साथ मत जाओ। भाजपा के साथ रात को 5 तो तैयार नहीं, तो फिर आम आदमी पार्टी का देखो, मैंने बोला ना, तो उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को भी हुआ है। आम आदमी पार्टी को नुकसान ये हुआ है रावत जी, आजकल जनता बहुत शिक्षित है। ये सब जो आप बोल रहे हैं या मैं बोल रहा हूं ना, ये मेरे तो ये अपने विचार हैं, जो मैं समझ रहा हूं मैं उस हिसाब से बोल रहा हूं। ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति जनता सब समझती है कि राम रहीम का बाहर आना, केजरीवाल जी का बाहर आना, फिर केजरीवाल जी का इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना, इधर उनका गठबंधन में होना, तो ये सारे लोग समझते। उसका नुकसान जैसे पीडीपी को जम्मू कश्मीर में हो गया। पीडीपी कितनी सीट, 3 सीट पे अटक गई, 3 है ना वहां पे। तकनीकी दिक्कत से मैं बाहर चला गया था। शंकर जी, जो मैं कह रहा हूं, क्या ये गलत सूचना है? 5 तक तो बात आपकी बन गई थी, वो बात होते होते 9 से आप 7 तक आप भी मानने को तैयार थे, 6 तक। जी राजीव जी, मैं आपका ये इस मुद्दे पे आता हूं। मैं उससे पहले बात हो रही थी जब फिर आप उधर चले गए थे। मेरा ये कहना था कि ये जो आम आदमी पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वहां पे हरियाणा में, और उसके जो नतीजे आए हैं जिसके कारण कांग्रेस को काफी नुकसान वहां हुआ है मेरे ख्याल से। मैं बोला चाहते इसमें डिटेल में तो मुझे सीट वाइज अभी डाटा मेरे पास है नहीं, कितने परसेंट आम आदमी को मिला, कितना परसेंट कांग्रेस वाले को मिला, कितने से हारे जीते। लेकिन एक जनरल जो बात है, जम्मू कश्मीर में पीडीपी ने भाजपा के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी, उसका आपने आज जम्मू कश्मीर में खामियाजा देख लिया। पीडीपी साफ हो गई वहां से। तो भारतीय जनता पार्टी को मदद करने वाले, भारतीय जनता पार्टी का साथ देने वाले, सरकार बनाने वाले, ये जनता सब समझ रही, सब देख रही है। कल को जो आज अगर हम भाजपा का सहयोग पीछे से कर रहे हैं, कल को उसके साथ जा भी सकते हैं। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, और अब उसको इतना उतावलापन उसका ठीक नहीं है कि वो कांग्रेस का स्थान अभी तुरंत ही ले ले, चाहे वो भले बीजेपी को जितवा दे। बीजेपी ने जब चाहा केजरीवाल जी को जेल भेजा, और जब उनकी जरूरत पड़ी केजरीवाल जी को बाहर निकाला। तो ये मोहरा बनना इनका ठीक नहीं है। ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत नुकसानदेह है, मेरा इतना कहना है उस वाले मुद्दे पर। अब आई बात बैटरी की, ईवीएम मशीन की। जब पोलिंग जो शुरू होता है, जिस दिन जो है मतगणना होती है, तो मतगणना सभी दलों के वहाँ एजेंट होते हैं, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो पार्टियां हो। तो उन एजेंटों के सामने पहले जिन ईवीएम मशीन को यूज करना है, जिसको उस पे मॉक पोल होता है, उन एजेंटों से वोट डलवाए जाते हैं कि इतने इतने वोट जिसको डालना है डालो, ताकि वो उसमें काउंट होते लिखे जाते हैं बाकायदा। वो मॉक कॉल होता है, इसीलिए वो चेक कर लेते हैं कि ये मशीन ठीक काम कर रही है नहीं कर रही है।
इसका बैटरी का इसकी कितना परसेंटेज जो है वो सब दिखाया जाता है उसको। और जब लास्ट में वो मतदान समाप्त हो जाता है या वो जो दूसरी मशीन की आवश्यकता पड़ती है तो उस बैटरी को अलग निकाल लिया जाता है और उस समय भी देखा जाता है, उसको दिखाया जाता है एजेंटों को कि ये इतने % बैटरी है, लेकिन उसका लेखा जोखा अभी तक है नहीं। वो बड़ा वो उसमें गड़बड़ है वो, क्योंकि अभी 99% तो प्रश्न नहीं होता कोई जो है बैटरी जो है 2 दिन तक दिन भर वो चलेगी, दिन भर उसमें वोट पड़े होंगे, फिर 2 दिन रुकी होगी, अब उसके बाद जो 99% रहेगी, तो क्या 200% वाली बैटरी थी वो क्या कोई ऐसा था कि उसको 200% था उसमें चार्ज जो है? भाई ये है ना गड़बड़। तो वो तकनीकी चीजें हैं, तकनीकी चीजों में गड़बड़ी को बिल्कुल इसमें संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और चुनाव आयोग पे देखिए, भाजपा तो जीत गई हरियाणा में, ठीक है, लेकिन सरकार ही बना लेगी, लेकिन ये समझ लीजिए जनता का विश्वास चुनाव आयोग से उठ चुका है, भरोसा नहीं करेगी जनता। और ये उस संवैधानिक संस्थाओं को बहुत बड़ा डेंट है, इसको चुनाव आयोग को देखना चाहिए। और राजनीतिक दल तो अपने हिसाब से करेंगे, अपने लाभ के लिए, सत्ता मानने के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन उसकी विश्वसनीयता, उस संस्था की विश्वसनीयता बनाने का काम उस संस्था का खुद का है। तो ये ईवीएम वाला जो चक्कर है, ये जो ईवीएम वाले जो शिकायतें हैं, ये ईवीएम वाला जो शक है, ये बैटरी वाला जो है नया वो अभी मामला सामने आया है, इसको उनको जो है क्लियर करना पड़ेगा। और कभी कभी राजीव जी ऐसा होता है कि काउंटिंग चल रही है और काउंटिंग चलते चलते वो मशीन जो है बंद हो जाती है, तो मतगणना बीच में जो है रुक गई हो, पता लगा, इंजीनियर को बुलाया तो पता लगा कि उसकी बैटरी बिल्कुल खत्म हुई, डाउन हो गई, तो फिर इंजीनियर उसमें दूसरी बैटरी डाल के फिर दोबारा काउंटिंग शुरू होती है। तो ये मशीन है। और मैं आपको एक और बताता हूँ मजे की बात, कि काउंटिंग के दौरान वोटों काउंटिंग चल रही है और ईवीएम मशीन में वो मशीन खराब हो गई, इंजीनियर साहब को बुलाया गया वहाँ पे, जो वहाँ पे वो पर्यवेक्षक है उनके सामने, और जो रिटर्निंग अफसर होते हैं आरओ, और उन्होंने 5 मिनट के अंदर वो मशीन को ठीक कर दिया। अब आप ये समझ लीजिए कि जो मशीन का मास्टर होगा, जो हैंडल करेगा उसको, वो कुछ भी कर सकते हैं ना। और वो किसके नियंत्रण में होते हैं? वो क्या चुनाव आयोग के नियंत्रण में? वो कौन बुलाता है उनको? सब चुनाव आयोग के। जब चुनाव आयोग ही विश्वसनीय नहीं रहेगा तो कुछ भी हो सकता है। और रही बात, दूसरी बात है कि मैं ये कह रहा हूँ कि लास्ट में ना, जब बूथ पे जो पोलिंग बूथ होता है उसमें जब चुनाव हो जाते हैं, लास्ट में चुनाव का समय खत्म हो जाता है, अंतिम वोट जब पड़ जाता है, तो जो पोलिंग बूथ पे जो एजेंट होते हैं, उन एजेंटों को वहां से एक फॉर्म 17C नाम उसका 17C मिलता है। उसमें वीवीपैट का नंबर होता है, ईवीएम मशीन का नंबर होता है, और दरवाजे में जो भी डिस्टर्ब ना करें जी, और कंट्रोल यूनिट का नंबर होता है, कितने पुरुष ने डाला, कितने महिलाओं ने डाला, वो परसेंटेज में डिटेल होता है। वो उनको मैंडेटरी है सबको देना, जितने एजेंट हैं। यहाँ उत्तराखंड की मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ तो उन्होंने वो 17C भी नहीं दिए एजेंटों को। उनको बताया कि हम ठीक है, हम अभी लेट हो गई है, तैयार हो जाएगा, काफी यहाँ पे जो है लाइट चली गई है, तो हम अभी आपको कल दे देंगे, कल सुबह आप आइएगा। सुबह जाएंगे हम यहाँ से बक्से लेके, सुबह लोग पहुंचे, पता लगा वो तो रात में निकल गए थे यहाँ से। तो ये है, ये बिल्कुल ये चुनाव आयोग चाहेगा तो निष्पक्ष हो जाएगा, चुनाव आयोग नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। हम ईवीएम मशीन को भी दोष नहीं देते, हम तो सीधे चुनाव आयोग देते हैं, क्योंकि बिना इंजीनियर के कोई प्रत्याशी या कोई आरओ या कोई पर्यवेक्षक कुछ नहीं कर सकता उसमें। जो कुछ करेगा वो ईवीएम को कंट्रोल करने वाला इंजीनियर करेगा, इंजीनियर चुनाव आयोग के हाथ में होता है। सिंपल बात ये। अभी जो है भाई साहब बोल रहे थे, मैं इनकी बात से बहुत सहमत हूँ, और लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा एक और जोड़ना चाहता हूँ। मैंने ये कहा ना, ये चुनाव आयोग की इच्छा शक्ति अगर होगी तो संस्था की विश्वसनीयता बनाए रखेगा, अन्यथा सरकार की कठपुतली बना रहेगा, तो कुछ न कुछ तरीका ढूंढने लेगा, चाचा चौधरी वाला काम करेगा, फिर चुनाव आयोग तो काम नहीं करेगा वो। और अभी टीएन सेशन कांग्रेस के जमाने में, टीएन सेशन कांग्रेस ने ही बनाए थे, कांग्रेस के जमाने में बने थे टीएन सेशन। तो टीएन सेशन ने तो कितना सख्त दिखाया,
पूरा उदाहरण टीएन शेषन का दुनिया ने उसका माना कि चुनाव आयुक्त ऐसा होना चाहिए, निष्पक्ष और कड़क एकदम, जो नियम से और निष्पक्षता से बना रहे। तो ऐसा नहीं है, वो लेकिन बात वही है, जब तक चुनाव आयोग स्वयं नहीं चाहेगा कि निष्पक्षता करे तब तक हो नहीं पाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग के बिना संभव ही नहीं है कुछ भी, ये तकनीकी हो या जैसे राजीव भाई बोल रहे हैं कि अभी पता नहीं अगली बार कौन सा पॉइंट ले आते हैं वो तो उसका दिमाग चौधरी वाला है, वो तो होगा ही। लेकिन कुल मिला के मेरा ये कहना है कि इस देश में लोकतंत्र के लिए जो है ये सबकी जिम्मेदारी है, चुनाव आयुक्त से लेके मतदाता से लेके चुनाव आयुक्त तक। मतदाता वोट देने जाता है, कितनी दूर पैदल जाता है, बड़े सोचता है, सब लोगों की सुनता है, अपने विचार बनाता है, उसके व्यक्तित्व कैसा पड़ता है, इसका पार्टी की छवि कैसी है, सब चीजें सोच साथ के सुन सान के तब वो वोट देने जाता है। तो एक भी मत जो है बहुत बहुमूल्य है और इसका अनादर नहीं करना चाहिए, और इसकी जिम्मेदारी, चोरी रोकने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, चुनाव आयोग की है, जो इस समय खुद जो है वो बोलते नहीं है ना कि वो बिल्ली कोई बना दिया वहां चौकीदार कि भैया इस दूध की रखवाली करना। तो ये वाली छवि नहीं होनी चाहिए, मेरा इतना सा कहना है इसमें। चलिए संजय भाई साहब अंतिम कमेंट्स करिए चलते चलते। इनके बाद मैं राजीव साहब के बाद की बात मैं बता दूं और आपकी बातों को बता दूं कि नैतिक जिम्मेवारी और अपना सिद्धांत जब तक लागू नहीं होगा, इस चुनाव क्या कोई चुनाव आ जाए और सरकार डंडा लेकर के अगर पीछे एक आदमी के पीछे भी खड़ी रहेगी तो बेमानी होगी। चाहे महाभारत काल याद करें, रामायण काल याद करें, सब जगह इस कुर्सी के लिए मारामारी हुआ है, थोड़ा स्वरूप बदल गया है। तो इसमें नैतिक जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, सिद्धांत की बात करनी पड़ेगी, वरना राजनीति तो है ही कि भाई जो जीता सो सिकंदर, वो कैसे जीता उससे कोई लेना देना नहीं होता है, जीतने के लिए कोई हिसाब नहीं है। आज देखिए लाख कांग्रेस चिल्लाए, ये लोग शपथ लेंगे, लाख बीजेपी चिल्लाए, कश्मीर में सरकार इनकी बनेगी। तो इसमें नैतिक जिम्मेवारी की जरूरत है, राष्ट्रहित समाज हित को देखते हुए इस काम को करना पड़ेगा राजीव जी, वरना कितनों इलाज कीजिए वो जो बीमारी है बढ़ते ही जाएगा, जो हमने देखा है अपने 32-35 साल की पत्रकारिता में। चलिए बहुत शुक्रिया आपका किशोर भाई साहब। मैं आपसे अनुरोध करूंगा अगर 7 बजे का समय आप देंगे कि देश के वरिष्ठतम संपादकों में से एक हमारे साथ जुड़ेंगे 7 बजे इन तमाम मुद्दों को लेकर, साकेत बिहारी सिन्हा जी, और मैं चाहूंगा कि उनके साथ एक गंभीर मंथन इस पर करें। आपने समय दिया संजय भाई साहब, आपका और अवश्य धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। राजनीतिक समीक्षा आम आदमी पार्टी के नेता और डॉक्टर संदीप सिंह से पूरी बात हो नहीं पाई, कोशिश करेंगे अगली वाले 7 बजे वाले पैनल पे उनको के साथ बातचीत करें। समाजवादी पार्टी के महासचिव, आप सबका बहुत शुक्रिया, फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। शुक्रिया राजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। अच्छा नमस्कार।